हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ अपनी जगह पर थोड़ा सा हिली। राजन माँ की तरफ झुका। माँ, कुछ चाहिए क्या? लेकिन माँ फिर सो गई। माँ कुछ दिन पहले गिर गई थी और उनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 3 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया था और कुछ सावधानियों के साथ फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कहा था। इस उम्र में गिर जाना आम समस्या है। राजन चुपचाप माँ का चेहरा देखने लगा। झुर्रियों से भरा चेहरा क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह जर्जर शरीर ही हमेशा से माँ की पहचान थी? नहीं, वह भी समय था जब माँ चक्कर घिन्नी की तरह पूरे घर में डोलती थी, पूरे घर की व्यवस्था और सबकी देखभाल करती थी। माँ की पीढ़ी ने अपने बड़ों की सेवा की और अपने बच्चों की देखभाल बड़े प्यार व फुर्सत से की। लेकिन उसकी खुद की पीढ़ी के पास न बड़ों के लिए समय है और न अपने बच्चों के लिए। राजन ने लंबी सांस भरी। अपने कर्तव्यों की याद कभी कभी आती है, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। वह दिल्ली में रहता है अपने परिवार के साथ और माँ लखनऊ में। लखनऊ में उसके पापा का बनाया हुआ अच्छा बड़ा घर है, जिसमें ऊपर के हिस्से में किराएदार रहते हैं और गैरेज में एक परिवार रहता है जो माँ की देखभाल करता है। जो माँ के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में जब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो उसके बच्चों के पास फुर्सत नहीं है। दीदी स्विट्जरलैंड में है, 3-4 साल में एक बार ही आ पाती है। कुछ दिन अपने ससुराल और कुछ दिन माँ के पास रहकर चली जाती है। वह तो भारत में रहकर भी ऐसा ही करता है। उसका आना साल भर में एक बार ही होता है। उन थोड़े से दिनों में उसे तनीषा के मम्मी पापा के पास पुणे भी जाना पड़ता है। तनीषा भी नौकरी करती है। राजन के खुद के बच्चे जब काफ़ी छोटे थे तो माँ उसके पास काफ़ी रहती थी। उन्होंने बहुत मदद की बच्चों के लालन पालन में उनकी। तब माँ की उम्र कम थी। वे घर में बच्चों के साथ अकेली भी रह लेती थी। उनके बच्चे बड़े हुए तो माँ का आना कम हो गया। उनके बेटा और बेटी 12वीं करने के बाद 1 साल के अंतर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेकर बाहर पढ़ने चले गए। अब दिल्ली में वे दोनों अकेले ही रह गए थे। अब जब माँ को उनकी ज़रूरत थी तो वे माँ का साथ नहीं दे पा रहे हैं। लखनऊ में उनका लंबे समय तक रहना हो नहीं पाता है और दिल्ली में माँ को अकेले फ्लैट में छोड़ना मुश्किल होता है। वे दोनों सुबह निकलते हैं और रात के घर आते हैं। माँ को इस उम्र में फ्लैट में अकेले छोड़े कैसे, और माँ भी रहना नहीं चाहती। लखनऊ में गैराज में रहने वाला परिवार है, किराएदार है, पास पड़ोस है। माँ का फिर भी वहाँ मन लग जाता है, लेकिन राजन को अपराध बोझ सालता है। क्या करे वह? उसके संस्कार ऐसे थे कि वह माँ की सेवा करना चाहता था, पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह कर नहीं पाता था। उसकी उम्र इस समय 52 साल थी और माँ की 74 साल। 11 साल बाद वह रिटायर होगा और तनीषा उसके भी 4 साल बाद। तब तक माँ पता नहीं रहेंगी भी या नहीं। अचानक राजन सिहर गया। क्या माँ सचमुच ऐसे ही चली जाएगी दुनिया से, बिना अपने बच्चों का साथ पाए? जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां ही तो पूरी की है, दिया ही दिया है बस। पाने का तो मौका ही नहीं आया उनकी जिंदगी में। पिता तो माँ के सामने चले गए, इसलिए अकेला पर उन्होंने नहीं भुगता। लेकिन माँ, वे तो भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेलेपन का दर्द झेल रही हैं। कैसे रहती होंगी अकेली? गैराज में रहने वाला परिवार भी साल में एक बार तो अपने गांव जाता ही है, तो कुछ दिन माँ को अकेले रहना पड़ता है। वैसे भी घर के अंदर तो वे अकेली ही रहती हैं। राजन अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की और घर की बिजली चली गई। इन्वर्टर शायद खराब पड़ा होगा। माँ यह सब कैसे अकेले मैनेज करेंगी? वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगा। बिजली भी कड़कती होगी, बिजली भी जाती होगी, कभी माँ की तबीयत भी खराब होती होगी। डर लगता होगा, घबराहट होती होगी। कैसे रहती होंगी माँ? राजन के मन से माँ की परेशानियाँ नहीं हट पा रही थी। तन से कमज़ोर इंसान मन से भी कमज़ोर हो जाता है। वह साल में एक ही बार आ पाता है। कौन ले जाता होगा माँ को डॉक्टर के पास? दूर रहकर उसने माँ की इन छोटी छोटी परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचा। मोमबत्ती नहीं मिली। उसने खिड़की से सोमा को आवाज दी। सोमा अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई अंदर आ गई। तभी माँ की छीने सी आवाज सुनाई दी। वह तेजी से बेडरूम की तरफ दौड़ा। माँ के हाथ में मोमबत्ती और माचिस थी। मोमबत्ती और माचिस उनके साइड टेबल के दराज में थी।
माँ ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीजें निकाल ली। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस उम्र में जीवन जीने का तरीका माँ ने किस तरह ढूंढ रखा था। उसने माँ से मोमबत्ती और माचिस लेकर मोमबत्ती जला दी। माँ ने मोमबत्ती का स्टैंड भी अपने साइड में रखा हुआ था। माँ, मैं तो कुछ ढूंढ नहीं पाया और आपने बिस्तर पर लेटे लेटे सब ढूंढ लिया। वह तनिक मुस्कुराते हुए बोला। माँ की पीड़ा युक्त चेहरे पर भी छिड़ने से मुस्कुराहट छा गई। हाँ बेटा, अकेले रहने के कारण कई तरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है। मेरी साइड टेबल की दराज खोलकर देख। राजा ने दराज खोली तो उसमें विक्स से लेकर दर्द निवारक दवा व टॉर्च आदि सब कुछ था। बुखार से लेकर पेट दर्द व चक्कर आने तक की दवाई उपलब्ध थी। खुशी हुई सारी व्यवस्था देखकर वह हंस पड़ा। माँ, आपने तो छोटी मोटी केमिस्ट शॉप खोली हुई है घर में। इतनी व्यवस्था तो दिल्ली में हमारे घर में नहीं रहती। जरूरत पड़ने पर बाजार दौड़ना पड़ता है। सब करोगे बेटा, जिस दिन उम्र के इस पड़ाव से गुजरोगे उस दिन सब तरह की व्यस्तता करोगे। जरूरत इंसान को सब सिखा देती है। माँ के चेहरे पर अनायास गहन उदासी छा गई। माँ के दिल का अंधेरा उसके दिल को भी दूर तक अंधेरा कर गया। वह सोच में पड़ गया। एक दिन इस पड़ाव से हमें भी गुजरना ही है। कोई भी हो सकता है, हम दोनों में से मैं या तनीषा। हाँ माँ, आपने तो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है। बहुत सीख दे जाते हैं माता पिता। एकाएक राजन का स्वर संजीदा हो गया। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप यहाँ अकेले रहती हैं। क्या यहाँ कोई लड़की नहीं मिल सकती जो दिल्ली में फ्लैट में आपके साथ रह ले, तो दिन भर आप अकेले नहीं रहेंगी और हम साथ में रह पाएंगे। आप यहाँ अकेले रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा। नहीं रे, तू दिल में कोई अपराध बोध मत रखा कर। मैं क्या तेरे चेहरे को नहीं पढ़ पाती हूँ? मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। करना पाना और करना ही ना चाहना दोनों बातें अलग है। अपने बच्चों के प्यार पर ही तो विश्वास है जिससे मैं यहाँ पर अकेले भी रह पाती हूँ। जिस दिन बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी उस दिन तुम्हें ही तो करना है। कहाँ मिलेगी लड़की और कौन भेजेगा उसे इतनी दूर दिल्ली, फिर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट। अभी तो यही ठीक हूँ, पर माँ अकेले में देखो गिर गई, ऐसी चिंता रहती है आपकी। दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है बेटा। फिर तो आ तो गया मेरी तकलीफ में। पर माँ, 3 दिन आ पाया ना। आप ठीक हो जाओ तो अब मेरे साथ चलो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। मेरा मन हमेशा यहीं लगा रहता है। अच्छा अच्छा, अभी तो कुछ दिन रह तो सही। मुश्किल से तो आ पाया है, परेशान मत हो। इस बारे में बाद में बात करेंगे। माँ ने बात टाल दी और आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर अभी तकलीफ के भाव थे। राजन ने भी इस समय उन्हें ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं समझा। तभी बिजली आ गई। वह लॉबी में आकर टीवी देखने लगा। सोमा ने खाना बनाया तो उसने माँ को अपने हाथ से खिलाया। सोमा बगल में खड़ी रही। साल भर का प्यार एक साथ देना चाहता है पगले। तू चला जाएगा तो कौन खिलाएगा? माँ हंसकर बोली। जा सोमा, भैया का खाना यहीं ले आ। माँ बेटा साथ में खाएंगे। माँ बेटा दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर राजन माँ के बगल में ही सो गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुल गई। उसने पलटकर माँ की तरफ देखा। माँ उठी हुई थी, लेटी हुई चुपचाप धीमी आवाज में मधुर संगीत का आनंद ले रही थी। माँ, ये गीत किसने लगाए हैं? वह बिस्तर से उठते हुए बोला। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उठ गया तू? सोमा ने लगाए हैं बेटा। सुबह जब वह अंदर आती है तो मेरे मोबाइल पर गीत लगा देती है। आजा चाय पी ले। सोमा रख गई केतली में। अपनी भी डाल ले और मेरी भी। उसने उठकर चाय कपों में डाली। माँ बेटा दोनों चाय पीने लगे। सोमा ने खिड़की पर से पर्दे सरका दिए थे। बाहर माँ की बनाई छोटी सी क्यारी में राई पालक से लेकर सब कुछ उग रहा था। कंक्रीट के जंगल में रहने वाले राजन के लिए यह बहुत ही खुशनुमा पल था। चाय पीते हुए बाहर की हरियाली देखना। राजन की नजरों का पीछा करते हुए माँ बोली। माली करता है ये सब। तेरे पापा को किचन गार्डन का बहुत शौक था, इसलिए अभी तक देखभाल करवाती हूँ। हाँ माँ, बहुत अच्छा किया आपने। आज तो मेरा मन भी अपने हाथों से हरा धनिया और राई तोड़ने को हो रहा है। एकाएक वह चपल मन से पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। थोड़ी राई और धनिया तोड़ लाया। पैर मिट्टी से सन गए थे। बाहर नल से धोकर गीले पैर के साथ कमरे में आ गया। माँ ने देखा तो बोली। तेरी बचपन की आदत नहीं गई ना? गीले पैरों से पूरा घर गंदा करता था। पैरों की तरफ गद्दे के नीचे पुराने कपड़े के टुकड़े रखे हैं, पोंछ ले। उसने नीचे की तरफ से गद्दा पलटा।
वहाँ पर कपड़े के कई साफ सुथरे टुकड़े रखे थे। माँ की सारी दुनिया उनके आसपास बसी थी। सुबह के नित्य क्रम से निपटकर वह आया। इधर सोमा ने माँ को स्पंज करके कपड़े बदलकर तैयार कर दिए। नाश्ता विराजय ने माँ के बगल में बैठकर किया। हर संभव प्रयत्न कर वह माँ को अपने हाथ से दवा और खाना वगैरह खिला रहा था। तभी घर के बाहर कुछ चहल पहल हुई। 5-7 औरतें अंदर आ गई। उनमें कुछ माँ की उम्र की, कुछ बड़ी व कुछ छोटी भी थी। वे सीधे माँ की बेडरूम की तरफ चली गई। पल भर में जैसे पूरा घर बातों की चहचहाट से भर गया। माँ की हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। सोमा ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। कौन है सोमा ये सब? राजन ने सोमा से पूछा। अम्मा जी की पड़ोसी है और सहेलियाँ भी। वह मुस्कुराकर बोली। उस दिन अस्पताल यही लेकर गई थी अम्मा जी को। थोड़ी देर में माँ की सहेलियाँ चली गई। वह माँ के कमरे में चला गया। माँ के चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी। पीड़ा की रेखाएं गायब थी। माँ, आप तो अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थी, खूब हंस रही थी उनके साथ। उसने माँ को छेड़ा। हाँ बेटा, तू आया है ना? तो आजकल वे नहीं आ रही हैं, वरना रोज ही आ रही थी। कोई ना कोई मेरी देखभाल करती थी जब से चोट लगी है। उसे लगा माँ को उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। उनकी दुनिया में बहुत कुछ है उनकी खुशी और संतुष्टि के लिए। वह माँ के करीब बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। माँ, आपके बच्चों के अलावा यहाँ सब कुछ है आपके पास। वह सुखद आश्चर्य से बोला। वही तो सबसे बड़ी कमी है बेटा, तुम लोगों की बहुत याद आती है। फिर हमारे पास क्यों नहीं चलकर रहती? कभी मेरे पास रहो, कभी दीदी के पास चली जाओ, मन लगा रहेगा आपका। हो, माँ गंभीरता से मुस्कुरा गई। इस सब को छोड़कर भी तो नहीं रह सकती ना बेटा। सोमा की बेटी है जिसकी मैं पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। 12वीं कर रही है वह। मेरा हर काम करने को तैयार रहती है। सोमा का पति मेरा सारा बैंक का काम कर देता है, कार भी ड्राइव कर लेता है। इसलिए तो कार रखी हुई है, वरना तो कब की बेच देती। तुम लोग आते हो तो तुम्हें भी सुविधा हो जाती है। पर माँ, आप हमारे पास रहेंगी तो इस सब की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोमा की बेटी की मदद तो आप वहाँ से भी कर सकती हैं। लेकिन यह तो सोचो ना बेटा कि तुम्हारे आने के लिए भी तो एक घर है। कहाँ जाओगे और कौन इंतज़ार करेगा तुम्हारा? मेरे बच्चे जब आते हैं तो मेरे लिए भी सबसे खुशी के दिन होते हैं। और तुम्हें भी खुशी होती है कि माँ के पास जा रहे हैं। जिस दिन इस जिंदगी के लायक नहीं रहूंगी, इतनी असक्त हो जाऊंगी, उस दिन तुम ही करोगे, तुम ही संभालोगे मुझे। लेकिन अभी तो मुझे सार्थक जीवन जीने दो बेटा। जब तक हो सकेगा हाशिए पर नहीं आना चाहती मैं। माँ का स्वर आर्द्र हो गया था। वह अपलक माँ का चेहरा देखने लगा। वह आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव से चमक रहा था। उसे संतोष हुआ और उसने समझ लिया कि वह माँ को जितना दयनीय और मजबूर समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। माँ की जिंदगी में व्यवधान पैदा करना गलत होगा। माँ खुश है, उनको अपना जीवन सार्थक लग रहा है। क्या हुआ बेटा? उसे सोच में डूबा देखकर माँ ने उसे हिलाया। कुछ नहीं माँ, सोच रहा था आपसे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। हमेशा ही सीखा है आपसे। आप तो दूसरे बुजुर्गों के लिए भी उदाहरण हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों का प्यार मेरे साथ है। वे मेरी चिंता करते हैं और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वे मेरे पास होंगे। बस यही मानसिक मजबूती मुझे हमेशा खुश और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देती है। तेरी छुट्टियां कब तक है? काम का नुकसान हो रहा होगा तेरा। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक हो जाओ तो मैं चला जाऊँगा। फिर तनीषा आ जाएगी कुछ दिनों के लिए। उसने प्यार से माँ का सिर सहलाया। माँ बेटे दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण संतुष्टि से निहारा। बच्चे शरीर से भले ही उनसे दूर थे, पर दिल से उनके पास थे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।